का टॉपिक है बोर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम। इन 1913 नील बोर वाज फर्स्ट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एंड इट्स स्पेक्ट्रम। ही यूज्ड प्लैंक्स कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। रदरफोर्ड के बाद में 1913 में 1913 में नील बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया, जिसमें रदरफोर्ड ने जो कमियां की थी उसको दूर करने का प्रयास किया। इन्होंने प्लैंक का कॉन्सेप्ट लिया क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का, और उन्होंने अपना जो है मॉडल पेश किया, जिसके कुछ पॉस्टुलेट्स निम्नलिखित हैं। दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पॉस्टुलेट। फर्स्ट पॉस्टुलेट उनका द इलेक्ट्रॉन्स इन द हाइड्रोजन एटम। उन्होंने हाइड्रोजन एटम का एक मॉडल पेश किया सभी लोगों के सामने। फर्स्ट पॉस्टुलेट है उसका द इलेक्ट्रॉन्स इन द हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी। ठीक है, जैसे रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के आसपास में इलेक्ट्रॉनों को वो नहीं बता पाए थे कि किस तरह से वो इलेक्ट्रॉन अरेंज है, न्यूक्लियस के चारों तरफ है कि न्यूक्लियस के आसपास है, किस तरह से वो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनों को वो नहीं बता पाए थे। इसलिए जो नील बोर ने उनकी कमी को दूर करते हुए ये बताया कि हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में जिसका फिक्स रेडियस है और फिक्स एनर्जी, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और उस पाथ को उसने एक नाम दिया, उसका नाम है ऑर्बिट। दीज ऑर्बिट्स आर अरेंज कॉन्सेंट्रिकली अराउंड द न्यूक्लियस। ये ऑर्बिट जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर रूप में अरेंज है। जैसे यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है हमारे पास में। डायग्राम में हम लोग क्या देख सकते हैं, इसका एक न्यूक्लियस बीच में दिखा हुआ है, ये न्यूक्लियस है हमारे पास। नेक्स्ट में इसका फर्स्ट ऑर्बिट आ गया, फर्स्ट ऑर्बिट के बाद में सेकंड ऑर्बिट आ गया, सेकंड ऑर्बिट के बाद में हमारे पास में क्या है, थर्ड ऑर्बिट। ऐसे ही जो है 3 ऑर्बिट हमने दिखाया, ऐसे फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, सिक्स्थ ऑर्बिट। तो इसी में जो ये न्यूक्लियस के चारों तरफ ये ऑर्बिट, इसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। इस ऑर्बिट का फिक्स रेडियस है, फिक्स एनर्जी है। तो उसमें रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था, उसमें ये बता नहीं पाए थे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मूव कर रहे हैं और उसकी एनर्जी जो है फिक्स है या फिर नहीं फिक्स है। तो उसमें एक ड्रॉबैक और था कि इलेक्ट्रॉन मूव करते करते जाके न्यूक्लियस में गिर जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने दूर कर दिया है, उस कन्फ्यूज़न को दूर कर दिया है कि कैसे इलेक्ट्रॉन उसमें मूव करते हैं। इन्होंने ये बताया है कि इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। सर्कुलर फिक्स्ड ऑर्बिट के बाद में उनकी सर्कुलर फिक्स्ड ऑर्बिट का एक फिक्स रेडियस है, फिक्स एनर्जी है, इस तरह से मूव करें। सेकंड पॉस्टुलेट में ये बता रहे हैं द एनर्जी ऑफ एटम इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम। कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऑर्बिट में टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होती है। हाउ एवर द इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट व्हेन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। मतलब क्या है, जैसे हमने यहाँ पे मॉडल देखा, फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जा सकता है, सेकंड से थर्ड में जा सकता है, थर्ड से फोर्थ में जा सकता है। कब? जब रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जाएगा और सेकंड ऑर्बिट से थर्ड में जाएगा। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। व्हेन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड, और द एनर्जी इज इमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट। ठीक है, कह रहा है कि या फिर हायर ऑर्बिट से, जैसे जो है थर्ड ऑर्बिट से सेकंड में आया अगर इलेक्ट्रॉन, या फिर सेकंड से फर्स्ट में आया इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करेगा, एनर्जी को इमिट करेगा। ठीक है, एनर्जी को इमिट करेगा। इस तरह से एनर्जी चेंज हो सकता है, लेकिन क्या है, टाइम के हिसाब से इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी चेंज नहीं करेगा। द एनर्जी चेंज डज नॉट टेक्स प्लेस इन ए कंटिन्यूअस मैनर। ठीक है, कंटिन्यूअस मैनर में एनर्जी चेंज नहीं करेगा। थर्ड पॉस्टुलेट्स है द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड आर इमिटेड व्हेन ट्रांजिशन अकर्स बिटवीन टू स्टेशनरी स्टेट्स दैट डिफर इन एनर्जी बाय। मतलब अगर फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में, सेकंड से थर्ड ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन मूव किया है, ट्रांजिशन हुआ है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उससे हम क्या कहेंगे, बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल। क्या कहेंगे, बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल। यहाँ पे ये लिखा हुआ है बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल, न्यू इज इक्वल टू del E upon में H and del E upon में H is equal to E2 minus E1, E2 minus E1 upon में H। ठीक है, ये बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल है, न्यू इज इक्वल टू E2 minus E1 by H। E2 is the energy of second orbit and E1 is the energy of first orbit. It means the transition takes place from second orbit to first orbit। ठीक है, upon में H is the Planck's constant, nu is the frequency। ठीक है,
मतलब जब ट्रांजिशन होगा फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में, सेकंड से थर्ड ऑर्बिट में, या फिर उल्टा होगा थर्ड से सेकंड में, सेकंड से फर्स्ट में, तो ये फ्रीक्वेंसी रूल के हिसाब से हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं उसका चेंज इन एनर्जी अपॉन में चेंज इन एनर्जी को डिवाइड करके प्लैंक कांस्टेंट से हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। फोर्थ पोस्टुलेट्स है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड mv r इक्वल टू nh/2π। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2π के मल्टीपल्स में है वही इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, अदरवाइज ये इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व नहीं करेंगे इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ। जिसका h/2π के मल्टीपल्स में एंगुलर मोमेंटम नहीं है वो इलेक्ट्रॉन इसमें मूव नहीं करेंगे। इट मीन्स रिक्वायर्ड कंडीशन इज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू h/2π के मल्टीपल्स में होगा तो वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसमें न्यूक्लियस के चारों तरफ। ठीक है, ये रहा हमारा बोर्स का एटॉमिक मॉडल। बोर्स ने एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया, उसके हिसाब से जो है कुछ हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। उस कंक्लूजन में फर्स्ट कंक्लूजन है रेडियाई ऑफ द स्टेशनरी स्टेट और ऑर्बिट इज एक्सप्रेस्ड एज, मतलब वो फिक्स्ड ऑर्बिट या फिर हम कह लेते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट की रेडियाई हम कैसे निकालते हैं, Rn इक्वल टू n स्क्वायर ए नॉट, Rn इक्वल टू n स्क्वायर ए नॉट। ठीक है, ए नॉट इज द बोर्स रेडियस, क्या है बोर्स ऑर्बिट, इट मीन्स ए नॉट इक्वल टू 52.9 पिकोमीटर। पर Rn से हम लोग पूरा ये निकाल सकते हैं रेडियस, किसी भी स्टेशनरी स्टेट या फिर किसी भी ऑर्बिट की हम रेडियस निकाल सकते हैं Rn से। n इक्वल टू 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, वेयर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, इफ वी हैव टेकन n इक्वल टू 1 देन वी हैव r इक्वल टू a नॉट, वेयर a नॉट इक्वल टू 52.9 पिकोमीटर। इसको हम कहते हैं बोर्स ऑर्बिट। क्या कहते हैं, बोर्स ऑर्बिट। बोर्स ऑर्बिट अगर मान लो क्वेश्चन आता है व्हाट इज बोर्स ऑर्बिट एंड द वैल्यू ऑफ बोर्स ऑर्बिट इक्वल टू, तो हम क्या कहेंगे, वैल्यू ऑफ बोर्स ऑर्बिट इक्वल टू रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट इक्वल टू 52.9 पिकोमीटर। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी ऑर्बिट के रेडियस निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस हो गई 52.9 पिकोमीटर, सेकेंड ऑर्बिट का हम n इक्वल टू 2 रखेंगे, n इक्वल टू 3 रखेंगे तो थर्ड का निकल जाएगा, n इक्वल टू 4 रखेंगे तो फोर्थ का निकल जाएगा। इस तरह से हम विद द हेल्प ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल वी कैन कैलकुलेट द रेडियाई ऑफ ऑर्बिट्स आइदर स्टेशनरी स्टेट्स। ठीक है, नेक्स्ट जो कंक्लूजन निकाला है उससे वी कैन आल्सो फाइंड द एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट, इट मीन्स किसी भी ऑर्बिट का आप एनर्जी निकाल सकते हैं। वी हैव फार्मूला En इक्वल टू En इक्वल टू माइनस RH ब्रेकर में 1/n स्क्वायर, वेयर n इक्वल टू 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, RH is the Rydberg constant. RH is the Rydberg constant. We can calculate the energy of any orbit. Where if we put n equal to 1, then we get energy of first orbit. Where energy of first orbit, energy of second orbit, energy of third orbit, ऐसे ही जो है n का वैल्यू चेंज करते हुए हम फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जो है हमारा एनर्जी एंड रेडियाई ऑफ आयंस कंटेनिंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन कैन बी आल्सो कैलकुलेटेड बाय बोर्स मॉडल। मतलब एक इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज का हम लोग रेडियाई और एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बोर मॉडल के अनुसार जो है इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज कौन कौन से, He+ है, Li2+ है, Be3+ है एंड सो ऑन। हीलियम आयन है, लिथियम आयन है और बेरिलियम आयन है। ऐसे ही जो जितने भी फर्स्ट एक इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज हैं उनका हम एनर्जी और रेडियाई कैलकुलेट कर सकते हैं। वी हैव फार्मूला En इक्वल टू माइनस 2.818 इंटू 10⁻18 ब्रेकर में Z²/n² जूल। क्या है, Z²/n² जूल। Z इज द मास एंड n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। Where Rn is the radius of that orbit 52.9, Rn इक्वल टू 52.9 ब्रेकर में n² अपॉन में Z पिकोमीटर। इस दोनों फार्मूले के यूज से हम लोग एनर्जी एंड रेडियाई ऑफ आयंस हैविंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन वी कैन कैलकुलेट। नेक्स्ट टॉपिक है स्पेक्ट्रम। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एज इट वेरीज विद द वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। If the intensity is varies with wavelength
either frequency we can get spectrum, ठीक है। on varying the intensity of light with wavelength or frequency of light we will get spectrum। स्पेक्ट्रम क्या होता है, एक तरह से ग्राफ होता है जिसको ग्राफ कैसे खींचा जाता है, इंटेंसिटी और वेवलेंथ का ग्राफ होता है या फिर इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ हो सकता है, ठीक है। When a ray of white light pass through the prism, then we will get a spectrum of 7 colors. We have studied it about the Vibgyor. We have studied about the Vibgyor. Vibgyor के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। जब वाइट लाइट को प्रिज्म पर डालते हैं तो उससे क्या मिलता है, हमें एक स्पेक्ट्रम मिलता है जिसका जो है 7 कलर वाला एक स्पेक्ट्रम मिलता है। उसका एक सीक्वेंस होता है विबग्योर। वी का मतलब है वायलेट, आई का मतलब है इंडिगो, बी का मतलब है ब्लू, और जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड। These 7 colors are arranged in according to their wavelength. This spectrum is the continuous spectrum because violet merge into blue merge into green and so on। मतलब सारे कलर एक दूसरे में मर्ज हैं, इसलिए इस स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। emission spectrum, what is emission spectrum? It consists of all the radiations emitted by atoms and molecules। या एटम्स या फिर मॉलिक्यूल के द्वारा जो भी सारे रेडिएशन को इमिट करता है, ये इसको कंसिस्ट करता है emission spectrum। what is absorption spectrum? In this spectrum a portion of a continuous spectrum are missing because they have been absorbed by the medium through which the light is passed। ये पोर्शन ऑफ स्पेक्ट्रम इज मिसिंग, है ना, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, क्योंकि क्या होता है, एक पोर्शन गायब हो जाता है क्योंकि मीडियम के द्वारा लाइट को ऑब्जर्व कर लिया जाता है। पास द मिसिंग वेव लेंथ्स अपीयर एज डार्क लाइन्स और गैप्स सच स्पेक्ट्रा आर आल्सो कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रा। मिसिंग लाइन जो होती है, मिसिंग वेवलेंथ जो होता है, वो एज ए डार्क लाइन की तरह या फिर डार्क गैप की तरह ये अपीयर होता है। इसको हम क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहते हैं। बिकॉज द इमिटेड रेडिएशन इज आइडेंटिफाइड बाय अपीयरेंस ऑफ ब्राइट लाइन्स इन द स्पेक्ट्रा, ठीक है। ईच एलिमेंट हैज ए यूनिक लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। सभी एलिमेंट के पास में एक यूनिक लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम होता है। व्हाट इज लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन? व्हेन an electric discharge is passed through a gaseous hydrogen, then H2 molecule dissociates and energetically excited hydrogen atom produced emit electromagnetic radiation of discrete frequency। जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में पास करवाया जाता है तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एटम्स में चेंज हो जाता है, एटम्स में टूट जाता है, जो कि बहुत एनर्जेटिकली एक्साइट हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट करते हैं। द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ सेवरल सीरीज ऑफ लाइन्स। बहुत सीरीज ऑफ लाइन्स को ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट करता है, ठीक है। इसमें जो इस डायग्राम में बताया गया है, सबसे पहले जो है ये है लाइमन सीरीज है। लाइमन के बाद में क्या है, बाल्मर सीरीज है। बाल्मर के बाद पास्सन के बाद में क्या है, फुंड सीरीज है, ठीक है। ये जो डायग्राम बना हुआ है, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन आइटम, द डायग्राम शोज द लाइमन बाल्मर और पास्सन सीरीज ऑफ ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन आइटम, ठीक है। इस तरह से बना हुआ है। इसमें हम लोग लाइन, पास्सन सीरीज की लाइन हम लोग पता कर सकते हैं। इसमें n=6 से लाइन आ रही है, n=5 से लाइन आ रही है, n=6 से लाइन आ रही है, n=4 से लाइन आ रही है, n= इमिशन जो है n=6 से n=3 पे हो रहा है, n=4 से n=3 पे हो रहा है। ऐसे जो है बाल्मर सीरीज में हम लोग देख सकते हैं n=6 से लेकर n=2 तक, n=5 से n=2 तक, n=4 से 2 तक, n=3 से n=2 तक आ रहा है। रेड, ग्रीन, ब्लू, वायलेट भी दिख रहा है। ये बाल्मर सीरीज हो गया। लाइमन सीरीज में हम लोग देख सकते हैं n=1 पे सारी लाइन्स आ रही हैं। अब ये जो n=6, 5, 4, 3 से भी किसी से भी आ सकती है n=1 पे। इस तरह से हमने देख लिया स्पेक्ट्रल लाइन्स आर नेम्ड आफ्टर दियर डिस्कवरर्स। लाइमन, बाल्मर, पास्सन, ब्रेकर और फुंड ये डिस्कवरर्स है इन लाइन्स के, तो इसलिए इनका नाम भी उसी के हिसाब से दे दिया गया। लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्सन सीरीज, ब्रेकर सीरीज और फुंड सीरीज, ठीक है। स्पेक्ट्रल लाइन्स आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है इसका? ऑल द लाइन्स ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज डिस्क्राइब्ड बाय न्यू जो है ये वेव नंबर है हमारे पास में। क्या है वेव नंबर? न्यू उसके बाद लगा हुआ है =10
जो है 109677 ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1/n1² माइनस 1/n2² सेंटीमीटर इनवर्स। वेव नंबर किस में नापा जाता है? सेंटीमीटर इनवर्स। मतलब एसआई यूनिट वेव नंबर की क्या होती है? सेंटीमीटर इनवर्स होती है। 109677 ये है रेडबर्ग कांस्टेंट। n1 में भी 1 2 3 4 and n2 what is n2 is equal to n1 plus 1 n2 is equal to n1 plus 2 n1 plus 3 n1 plus 4 ये हो सकता है हमारे पास में n1 और n2 की वैल्यू। द वैल्यू 109677 सेंटीमीटर इनवर्स इज रेडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए ये हो सकता है। अब हमने एक टेबल बनाई है, इसको हम देख लेते हैं। सीरीज, कौन सी सीरीज पे n1 की वैल्यू क्या होगी, n2 की वैल्यू क्या होगी, स्पेक्ट्रल रीजन क्या होगा, इसके बारे में इस टेबल से जो है क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। सीरीज जब लाइमन होगी तो n1 इक्वल टू 1 होगा और n2 इक्वल टू 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। मतलब जो स्पेक्ट्रम बनेगा हमारा और जो ट्रांजिशन होगा n2 से n1 में होगा। जब n2 जो है n1 फर्स्ट लेवल होगा हमारा, तो फर्स्ट सेकंड से ट्रांजिशन होगा, थर्ड से ट्रांजिशन होगा, फोर्थ से ट्रांजिशन होगा, किस पे? फर्स्ट पे होगा। ठीक है, तो वो स्पेक्ट्रल रीजन कौन सा हो जाएगा? अल्ट्रा वायलेट रीजन हो जाएगा। अल्ट्रा वायलेट रीजन हो जाएगा। लाइमन सीरीज में n1 इक्वल टू 1 है, n2 इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है और इसका रीजन हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट रीजन हो जाएगा। बालमैन सीरीज में n1 इक्वल टू 2 होगा और n2 इक्वल टू 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है और ये इसका रिस्पेक्टिव रीजन होगा विजुअल। और पार्सन सीरीज में n1 इक्वल टू 3 होगा और n2 इक्वल टू 4 5 6 7 ये हो सकता है। इंफ्रारेड रीजन में इसका होगा स्पेक्ट्रल रीजन। ब्रैकेट सीरीज में हो सकता है n1 इक्वल टू 4 n2 इक्वल टू 5 6 7 8 9 10 हो सकता है और इंफ्रारेड रीजन में स्पेक्ट्रल रीजन होगा। नेक्स्ट हमारा पफुंड सीरीज है। पफुंड सीरीज हमारा होगा n1 इक्वल टू 5 n2 इक्वल टू 6 7 8 9 10 हो सकता है और इसका स्पेक्ट्रल रीजन होगा इंफ्रारेड। ठीक है, इस तरह से हम इस टेबल से बता सकते हैं कि सीरीज में n1 और n2 की वैल्यू क्या होगी और उस n1 और n2 की हेल्प से हम लोग ये वेव नंबर निकाल सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि स्पेक्ट्रल रीजन कौन सा होगा, अल्ट्रा वायलेट होगा, विजुअल होगा, इंफ्रारेड कौन सा होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल। बोर ने बहुत कुछ बता दिया, ऑर्बिट के रेडियस बता दिया, ऑर्बिट की एनर्जी बता दिया और भी जो है बहुत सारी चीज़ें उसने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं, न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ये सारी चीज़ें उसने बता दिया। लेकिन फिर भी जो है कुछ चीज़ें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो इसलिए हम क्या पढ़ेंगे? लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम वाज नो डाउट एन इम्प्रूवमेंट ऑफ और रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल। रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल का बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट इन्होंने बताया। एज इट कुड अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी एंड लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक आयंस, फॉर एग्जांपल He+, हीलियम प्लस, लिथियम प्लस और फिर इसके बाद में बेरिलियम एंड सो ऑन, सभी आयनों के लिए इन्होंने स्पेक्ट्रा बताया। हाउएवर बोर्स मॉडल वाज टू सिंपल टू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो यहाँ से मेन शुरू होता है लिमिटेशंस। फर्स्ट जो लिमिटेशन है, इट फेल्स टू अकाउंट फॉर द फाइनर डिटेल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व बाय यूजिंग सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स। ठीक है, बहुत अच्छी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक का यूज़ किया गया। तो बोर के मॉडल में जितनी भी लाइन दिख रही थी, बाल्मर पार्सन ये वाली लाइन के अलावा भी लाइन हमें मिली। ठीक है, डबलेट भी मिला, डबलेट ट्रिपलेट ये सब मिला, इसको ये नील बोर ने नहीं एक्सप्लेन कर पाया। ठीक है, दिस मॉडल इज आल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन the spectrum of hydrogen other than hydrogen. For example, helium atom whose तो सेकंड लिमिटेशन हमारा क्या है? दिस मॉडल इज आल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स अदर देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अलावा भी एटम्स से उनका स्पेक्ट्रम ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फॉर एग्जांपल, हीलियम एटम व्हिच पोजेस ओनली 2 इलेक्ट्रॉन का हीलियम एटम था, उसका भी स्पेक्ट्रम ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फर्दर बोर्स थ्योरी वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में स्पेक्ट्रल लाइन जितनी बन रही थी उसको बोर्स थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, नेक्स्ट जो ये हमारा लिमिटेशन है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल बाय केमिकल बॉन्ड्स। ये मॉडल एटम्स के एबिलिटी टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, केमिकल बॉन्ड को बनाने के लिए जो एबिलिटी थी उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये रही हमारी 3-4 बोर्स के लिमिटेशंस थी।
इसको हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट इस लिमिटेशंस को, बोर एटॉमिक मॉडल के लिमिटेशंस को दूर करने के लिए बोर और समरफील्ड ने दोनों ने मिलकर एक मॉडल दिया। बोर और समरफील्ड ने मिलकर मॉडल दिया 1916 में, 1916 में ही दे यूज्ड इलेप्टिकल ऑर्बिट्स टू डिफरेंट एनर्जीज। ठीक है, उन्होंने क्या दिया, उन्होंने ये बताया, सबसे पहले बोर ने बताया था सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, और जो समरफील्ड और बोर दोनों का मॉडल आया एक साथ में 1916 में, तो इन्होंने बताया कि सर्कुलर ऑर्बिट्स के अलावा भी ऑर्बिट्स हैं। ठीक है, वो क्या है, एलिप्टिकल ऑर्बिट्स हैं, इसमें एलिप्टिकल ऑर्बिट्स हैं। और बोर ने क्या क्या यूज किया था, ओनली वन, ये केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यूज किया था। जब बोर और समरफील्ड दोनों ने ये एटॉमिक मॉडल पेश किया तो उसमें एक और क्वांटम नंबर जोड़ दिया, एजीमुथल क्वांटम नंबर, उसके हिसाब से इन्होंने एलिप्टिकल ऑर्बिट को बताया। वेयर एल इक्वल टू 0, देन बहुत ज़्यादा नैरो ये हुआ ऑर्बिट हुई, बहुत ज़्यादा नैरो ऑर्बिट हुई। फर्स्ट एल इक्वल टू 0, फिर एल इक्वल टू 1 पे उससे जो थोड़ी सी ज़्यादा मोटी ये बना, एलिप्स बना। इसके बाद में एल इक्वल टू 2 लिया तो और बड़ा सा बना। ऐसे इसी टाइप से जो है एल इक्वल टू 3 लिया है ना। इसलिए छोटे एलिप्स, बड़े एलिप्स, ऐसे इलिप्टिकल ऑर्बिट्स को इन्होंने इसमें इंक्लूड किया। ठीक है, इलिप्टिकल ऑर्बिट से ये हुआ कि जितने स्पेक्ट्रल लाइन बन रही थी वो सारी एक्सप्लेन करके। ठीक है, इसमें यूज किया हुआ है एजीमुथल क्वांटम नंबर के बाद में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यूज किया हुआ है। उसने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का यूज किया था ना। अर्नोल्ड समरफील्ड एक्सटेंडेड द बोर मॉडल टू इंक्लूड इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट को इन्होंने यूज किया। इसमें बोर्स कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लेड टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर which determines the energy of the allowed states of hydrogen. Summerfield theory retained N but also introduced a new quantum number L called orbital quantum number, azimuthal quantum number or orbital quantum number. समरफील्ड थ्योरी ने क्या किया, एन को तो लिया ही लिया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को लिया ही लिया, लेकिन क्या किया, एक नया क्वांटम नंबर लिया। उसके द्वारा इन्होंने एक्सप्लेन किया कि एल क्या है, एक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, वेयर एल है वैल्यूज 0 to n-1 इन इंटीजर स्टेप्स। मतलब 0 to एल का मान क्या होगा, 0 से n-1 के बीच में होगा। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एन इलेक्ट्रॉन इन एनी वन of the allowed energy states of the hydrogen atom may move in any one of ये number of orbits corresponding to different L values। मतलब क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में मूव कर सकता है, एन की वैल्यू में भी मूव कर सकता है और एल की वैल्यू में भी मूव कर सकता है। इस तरह से समरफील्ड ने क्या किया, अपनी थ्योरी में एक नया क्वांटम नंबर यूज किया और उसके जितने भी स्पेक्ट्रल लाइंस थे उसको बोर एटॉमिक थ्योरी में जितने भी स्पेक्ट्रल लाइंस थे उसको इन्होंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, According to Summerfield model, an electron in any one of the allowed energy states of a hydrogen atom may move in any one of a number of orbits corresponding to different L values। मतलब n वैल्यू से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसी भी एनर्जी स्टेट से डिफरेंट L वैल्यूज में जा सकता है। फॉर ईच वैल्यू ऑफ n देयर आर n पॉसिबल ऑर्बिट्स corresponding to डिफरेंट L वैल्यूज। सभी n के लिए नंबर ऑफ जो है L वैल्यूज डिफरेंट होती है 0 से n-1। द फर्स्ट एनर्जी लेवल ग्राउंड स्टेट वी हैव n इक्वल टू 1 and L इक्वल टू 0। देयर इज ओनली वन पॉसिबल ऑर्बिट फॉर दिस स्टेट। फॉर सेकंड एनर्जी लेवल विथ n इक्वल टू 2 हैज 2 पॉसिबल ऑर्बिट्स corresponding to n equal to 2, L equal to 0 and L equal to 1. The third energy level with n equal to 3 has 3 possible orbits corresponding to L equal to 0, L equal to 1 and L equal to 2। इस तरह से इन्होंने समरफील्ड ने ये एक्सप्लेन किया।